फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है, हमने अभी तक अपने वीडियोस में डिस्कस किया है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर। अभी तक हमने पढ़ा था नेशनलिज्म के बारे में, नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में, कैसे उन्होंने टेरिटरीज़ को कैप्चर किया था, फ्रांस में अपना रूल इस्टेब्लिश किया था, कैसे उन्होंने अपने रिफॉर्म्स बनाए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बनाए थे, जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा जिन्हें होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नेपोलियन को जो है हरा दिया जाता है बैटल ऑफ वाटरलू में। बैटल ऑफ वाटरलू में जब उन्हें हराया जाता है, किस 4 नेशंस उनको डिफीट करते हैं, दैट वर ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया एंड ब्रिटेन। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इस दौरान, क्योंकि सेपरेट नेशंस हमें नहीं मालूम थे उस टाइम पे कि यूरोप में कॉन्टिनेंट में क्या क्या है, तो उस दौरान डिफरेंट सेक्शंस उभर के आए थे। उनमें सबसे पहला सेक्शन या सबसे पहली क्लास जो हमने डिस्कस की थी वो एरिस्टोक्रेट्स की डिस्कस की थी कि ये हाई सोसाइटी पीपल होते हैं, रॉयल पीपल होते हैं, जो रूल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल होते हैं। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने डिस्कस किया था एरिस्टोक्रेट्स के बाद न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास हमने जब डिस्कस की थी तो उसमें सारा सब कुछ हमने डिस्कस किया था। जैसे कि उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो लोग ना ज़्यादा रिच होते हैं ना ज़्यादा पुअर होते हैं, वो किस में आते हैं, आपके न्यू मिडिल क्लास में आते हैं। और ये लोग बेसिकली पहले पुअर लोग थे, लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे एडुकेट होने लगे, ये न्यू मिडिल क्लास में आना स्टार्ट हुए। क्यों? क्योंकि न्यू मिडिल क्लास बेसिकली वर्किंग क्लास पीपल के लिए थी। मतलब जो लोग पढ़े लिखे थे और नौकरी पेशा थे, उन्हीं को बेसिकली न्यू मिडिल क्लास में लिया गया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में न्यू मिडिल क्लास आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो आपको अगर दोबारा उसको समझना है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि यहीं पर एक और सेक्शन, मतलब कह सकते हैं न्यू मिडिल क्लास के अंदर एक और सेक्शन हुआ, लिबरल्स की बात मैं करूँ तो जो खुली सोच वाले लोग थे, जो मतलब हर चीज़ जो हो रही है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करने वाले थे कि ऐसा क्यों, अगर ऑटोक्रेटिक रेजाइम्स है तो वाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पढ़ लिख चुके थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो सोचने समझने की शक्ति रखते थे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये कल्चर के नाम पे हो रहा है, चाहे ट्रेडिशन के नाम पे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो दे यूज्ड टू आस्क एंड दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड लिबरल्स। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट बताया था आपको लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में, कि लिबरल्स खुली सोच वाले होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, जबकि कंजर्वेटिव्स थोड़े क्या होते हैं, उनकी सोच उतनी ब्रॉड नहीं होती है, संकीर्ण सोच होती है, नैरो माइंडेड पीपल होते हैं। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में आप लोगों से इसके पॉलिटिकल स्टेप्स के बारे में, इकोनॉमिकल स्टेप्स के बारे में। पॉलिटिकल में हमने भी पढ़ा था कि हर चीज़ में तो फेवरिज्म में था, लेकिन एक एक्सेप्शन इनका भी था। किनका? न्यू मिडिल क्लास पीपल का, या लिबरल्स का मैं कह लूँ। हर चीज़ में था, लेकिन एक जगह था कि कहाँ, जहाँ वोटिंग की बात हुई थी, कि भले ही डेमोक्रेसी के थ्रू अपनी गवर्नमेंट चुनेंगे, लेकिन वोट करने का जो हक होगा वो केवल मेल्स को होगा, फीमेल्स को नहीं होगा। तो ये उनका ड्रॉबैक था। ये पॉलिटिकल उसमें पढ़ा था। और इकोनॉमिकल में हमने पढ़ा था फ्री ट्रेड के बारे में, कि उन्होंने जगह जगह से टैक्स हटा दिए थे ताकि फ्रीली ट्रेड हो सके, इंटर कॉन्टिनेंट में के अंदर फ्रीली ट्रेड कर सके। इसलिए उन्होंने एक ज़वेलेरियन ग्रुप को भी फॉर्म किया था, जिसमें कि जो नेशंस उसके अंडर आते थे उन्होंने अपनी एक यूनिटी बनाई, यूनाइट किया, उन्होंने अपने आप को और टैक्स फ्री किया, ट्रेड को टैक्स फ्री किया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी कि जब नेपोलियन को हरा दिया गया था, उसके बाद जो क्लासेस सेक्शंस हुए थे, उसमें एक नई क्लास इमर्ज हुई थी, जो कि कंजर्वेटिव्स की क्लास थी। ठीक है। तो हुआ क्या था कि सोसाइटी में लिबरल क्लास के बारे में जब हमने पढ़ा, तो हमने उनके साथ साथ कंजर्वेटिव्स के बारे में भी पढ़ा। यानी कि कंजर्वेटिव्स बेसिकली कौन होते हैं? जिनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा पुरानी होती है। तो जब नेपोलियन हार गए थे, तो उस टाइम पे एक क्लास इमर्ज हुई थी। 1815 में जब नेपोलियन हार गए थे, तो एक क्लास इमर्ज हुई थी, जो कि कंजर्वेटिव क्लास थी। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव क्लास के बारे में, यानी कि कंजर्वेटिज्म के बारे में। In 1815, European government were driven by a spirit of conservatism. जो भी अभी तक हमने पढ़ा, चाहे वो हमने लिबर्टी के बारे में पढ़ा, चाहे हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, चाहे हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ा, तो नेपोलियन को जब हरा दिया गया था, नेपोलियन का रूल ख़त्म हो गया था, उसके बाद जब ये कंजर्वेटिव क्लास आई 1815 में, तो जितनी भी ये चीज़ें थी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब ख़त्म हो गई थी, और वापस से कंजर्वेटिज्म ने यूरोप कॉन्टिनेंट में अपनी एंट्री ली थी। ठीक है।
Secondly, conservatives believe in monarchy, the church, social hierarchies, property and family should be preserved. जो भी ये कंजर्वेटिव्स थे ये मोनार्कियल रूल में बिलीव करते थे, यानी हम पे जो रूल करेगा वो कौन होगा, राजा होगा, राजा ही हमको रूल करेगा, ये उनकी अपनी सोच थी। चर्च में जो पोप्स डिसीजन लेंगे दैट विल बी द फाइनल डिसीजन, ये वो लोग मानते थे। कंजर्वेटिव्स जो थे सोशल हायरार्कीज पे बिलीव करते थे, ठीक है। और सोशल हायरार्कीज का मतलब जैसे अपर कास्ट होती है, लोअर कास्ट होती है, इन चीज़ों पे उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा रहता था कि हाँ ऐसा होता है। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी है, फैमिली इंस्टीट्यूशन है, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स है, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, ठीक है। कंजर्वेटिव्स की बात कर रही हूँ 1815 में, तो ये चीज़ें थी जो वापस हो रही थी। A modern army and efficient bureaucracy, a dynamic economy, and the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो, कंजर्वेटिव्स बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बेसिकली वो लोग होते हैं जिनकी सोच खुली नहीं होती या जो चेंजेस पसंद नहीं करते, लेकिन अगर चेंजेस उनके हक में हो, उनके फेवर में हो, तो उन्हें उसे एक्सेप्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। और यही उन्होंने ये स्टेप लिया। नेपोलियन ने, उन्हें लगता था कि जो नेपोलियन ने चेंजेस लाए थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के थ्रू, जैसे कि मॉडर्न आर्मी को कलेक्ट करना या एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का होना, डायनामिक इकोनॉमी का होना, तो सर्वडम हटेगा, फेडरलिज्म हटेगा, तो ये चीज़ उनको लगा कि इससे इनकी इकोनॉमी है, जो इनका रूल है, इनकी पावर है, वो स्ट्रेंथन होगी। तो उन्होंने इन चेंजेस को होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया था। जो भी कंजर्वेटिव्स थे इन्होंने इन चेंजेस को एक्सेप्ट किया था। बाकी वो वापस अपना रीस्टैब्लिश करना चाहते थे पुराने जो उनके रूल थे या जो उनकी पॉलिसीज थी, दे वांट टू रिस्टैब्लिश दैट अगेन। लेकिन जो चेंजेस उन्हें लगता था कि उनके लिए फ्री है, जो चेंजेस उन्हें लगता था कि उनके लिए फ्री है, वो चेंजेस वो लाना चाहते थे, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, दैट इज़ कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वियना। एक संधि को साइन किया था, ट्रीटी ऑफ वियना जिसका नाम था, और इसको 4 नेशंस ने साइन किया था। ये 4 नेशंस वही नेशन थे जिन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया था, एंड दे वर ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया एंड ब्रिटेन, ठीक है। 1815 में इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया था। और इसके जो होस्ट थे वो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच थे। कौन थे इसके होस्ट? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, ठीक है। उन्होंने होस्ट किया था, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी। तो अब डिस्कस करेंगे हम वो पॉइंट्स जो ट्रीटी ऑफ वियना में मेंशन किए गए थे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था? द बर्बन डेंसिटी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। मतलब कि अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव्स की, तो जो चीज़ें उन्होंने उनके टाइम पे चेंज हुई थी, मतलब उनसे पहले चेंज हुई थी, वो वापस उन चीज़ों को रीस्टैब्लिश करना चाहते थे। और इसमें सबसे पहला जो जिस चीज़ को वो री इस्टेब्लिश करना चाहते थे वो क्या थी? बर्बन डेंसिटी थी, ठीक है। उसके बाद फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। फ्रांस से वो सारी टेरिटरीज जो नेपोलियन के अंडर ली गई थी, मतलब नेपोलियन ने अपने अंडर कंट्रोल में लाई थी, वो सारी वापस ले ली गई। ये चेंजेस थे, ये स्टेप्स थे जो ट्रीटी ऑफ वियना में मेंशन किए गए। जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई, ये स्टेप्स लिए गए थे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वाज सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्रांस के बाहर, अगर एक फ्रांस है, जैसे फ्रांस नेशन है, तो उसके बाहर अलग स्टेट बाउंड्रीज बना दी गई, ताकि अगर फ्रांस आगे एक्सटेंशन करना चाहे या अटैक करके किसी टेरिटरी को अपने अंडर लाना चाहे तो उन स्टेट्स के बारे में पता चल जाए, जिससे कि जिस स्टेट पे या जिस नेशन पे वो करना चाहता है वो अलर्ट हो जाए और अपना बचाव कर सके, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं ट्रीटी ऑफ वियना में। इसके अलावा द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। उनका जो मेन इंटेंशन था, कंजर्वेटिव्स का जो मेन इंटेंशन था, वो ये था कि जो भी नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे उन्हें हटा दिए जाएं पूरी की पूरी तरीके से, वापस से मोनार्कियल रूल एक्ट हो। जो उनका मेन इंटेंशन था वो यही था, और फिर से कंजर्वेटिव ऑर्डर को वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे यूरोप कॉन्टिनेंट में। कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। इसका मतलब क्या है?
ऑटोक्रेटिक मतलब विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, उनका जो रूल हो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस ना लगे, दे कैन रूल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, ये उनका मेन एम था। इसके अलावा दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चंस द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉ। इसका मतलब क्या है, जितने भी चेंजेस थे जो उन्हें लगे थे कि हाँ हमारे फेवर में है वो तो उन्होंने ऑप्ट किए, लेकिन बाकी वो चाहते सब कुछ अपने ही हिसाब से थे। जैसे मोनार्कियल रूल था, ये सब वो अपने हिसाब से चाहते थे। दे वांट टू रूल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, ये सब वो चाहते थे। लेकिन अगर कोई इनके खिलाफ जाए या कोई इनके खिलाफ बोल दे तो ये उस चीज़ को टॉलरेट नहीं करते थे। ये किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं करते थे और ये कोशिश करते थे कि जितनी भी गतिविधियाँ इनके रूल को इफ़ेक्ट कर रही है या दबाने मतलब इनके अगेंस्ट जा रही है, ये उन सब एक्टिविटीज़ को दबाने की, कर्ब करना मतलब दबाने की कोशिश करना, दबा देते थे और कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते। सेंसरशिप का मतलब बोला है इन्होंने कि विदाउट एनी मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉ। इसका मतलब ये है बेटा, सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि आप बिना इनकी मर्जी के कुछ इनके बारे में बोल नहीं सकते, कुछ इनके बारे में लिख नहीं सकते, यानी कि बेसिकली मीडिया, प्रिंटिंग, ये सब आप कुछ नहीं कर सकते थे अनटिल और अनलेस आपको इनकी परमिशन ना हो। इसीलिए जो उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स वगैरह भी अगर रहे होंगे या जहाँ पर भी न्यूज़ वगैरह फॉलो होती रही होंगी या जो भी होता रहा होगा, उस टाइम पे वो उतना ही लिखा जाता था, उतना ही बोला जाता था जो इनके फेवर का होता था। इनके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोल सकता था। दैट वॉज मेंशन इन दैट ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोग क्रिटिसिज्म किसी भी हद तक, किसी भी तरीके का बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इन्हें लगता था कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही हैं तो ये उन एक्टिविटीज़ को दबा देते थे, कर्ब कर देते थे। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव क्लास के बारे में हमने पढ़ा कि इनकी सोच कैसे होती थी। जैसे कि हमने डिस्कस किया है, ये बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड पीपल होते हैं, इन्हें किसी तरीके की वो ब्रॉडनेस बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन ये किसी तरीके का चेंज बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन अगर वो चेंज इनके फेवर में हो, अगर इनके फेवर में वो चेंज हो तो ये बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके अलावा ये ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स में बिलीव करते थे, यानी कि विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन दे वांट टू रूल ओवर द कॉन्टिनेंट। ठीक है, मोनार्कियल रूल ये एक्सेप्ट करते थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वापस रीस्टैब्लिश की अपनी वही सब चीज़ें जो पहले हट चुकी थी, वापस कंजर्वेटिव्स के टाइम पे ये चीज़ें रीस्टैब्लिश हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस की अलग सेक्शन, अलग क्लास, दैट इज़ द कंजर्वेटिव क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।